ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 6 क्रमचय संचय और द्विपद विस्तार। अब इस साल अपने खाली क्रमचय और संचय चलने का है, द्विपद विस्तार नहीं चलना है। अब उसमें पहले तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सी समस्या ऐसी है कि जिनके हल हेतु क्रमचय और संचय का उपयोग होता है। जैसे कि किसी एक कक्षा में एक मैच पर 4 विद्यार्थियों को बैठना हो तो 4 विद्यार्थियों को बैठना हो तो शिक्षक इन चारों विद्यार्थियों को कितने प्रकार से संयोजा यानी गठित किया जा सकता है। एक व्यक्ति के 6 मित्र हैं और यदि उन्हें अपने घर के प्रसंग में मात्र 2 मित्रों को ही आमंत्रण देना होता है तो उसके पास कितने विकल्प हो सकते हैं। सामान्य रूप से ऐसी समस्याओं का हल हम अपनी सूझबूझ से हल करते हैं, परंतु ऐसी विविध समस्याओं का गाणितिक हल हेतु हम इस अध्याय में निश्चित सिद्धांत पद्धतियों का अध्ययन करेंगे। पहले तो सर्वप्रथम क्रमचय और संचय के संदर्भ में जोड़ एवं गुणा ऐसे 2 प्रकार की गणना के मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन करना। अभी पहले गणना के योग का मूलभूत सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण अध्ययन करेंगे। एक रेस्टोरेंट में 4 प्रकार के पिज़्ज़ा यानी P1, P2, P3 और P4 कहेंगे पिज़्ज़ा का, और 3 प्रकार के बर्गर का भी B1, B2 और B3। यदि कोई व्यक्ति उसमें से एक पिज़्ज़ा अथवा बर्गर का ऑर्डर देता हो तो उसके पास कुल 4 + 3 कुल 7 है, यानी P1, P2, P3, P4 और B1, B2 और B3 समुच्चय में लिखा है। विकल्प में से उसी प्रकार किसी एक कक्षा में अध्ययन करते 40 लड़कों एवं 20 लड़कियों में से इस कक्षा का अध्यापक किसी एक लड़के एवं लड़की को कक्षा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना चाहे तो उसके पास कुल 40 + 20 यानी 60 विकल्प है। यदि एक समूह में m भिन्न वस्तुओं यदि किसी एक समूह में m भिन्न वस्तुओं या दूसरे समूह में n भिन्न वस्तु हो तो दोनों समूहों की कुल वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन m + n प्रकार से हो सकता है। इस नियम को गणना के योग का नियम कहते हैं। यानी प्रथम समूह की m भिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन यानी m विकल्प, अथवा दूसरे समूह की n भिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन यानी n विकल्प, अथवा शब्द का सूचित अर्थ होता है योग कह सकते हैं। अब गणना के गुणाकार का मूलभूत सिद्धांत। यदि प्रथम क्रिया m प्रकार की हो सकती है और दूसरी क्रिया n प्रकार की हो सकती है एवं दोनों क्रियाएं संयुक्त रूप से करनी हो तो वह कुल m × n प्रकार की हो सकती है। इस नियम को संयुक्त क्रिया का गुणाकार का नियम कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे इस सिद्धांत को समझने के लिए यदि व्यक्ति वह पिज़्ज़ा एवं एक बर्गर का ऑर्डर देना चाहता हो तो उसके पास कुल 4 × 3 = 12 यानी P1, B1, P1, B2, P1, B3, P2, B2, P2 और B3, P3, B1, P3, B2, P3, B3, P4, B1, P4, B2, P4, B3 इतने विकल्प अपने मिलते हैं। इसी तरह से कक्षा के अंदर एक लड़के अथवा एक लड़की को प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करना चाहते हो तो उसके पास कुल 40 × 20 यानी 800 विकल्प होंगे। यानी प्रथम समूह की m भिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन यानी m विकल्प, और दूसरे समूह की n भिन्न वस्तुओं में से किसी एक वस्तु का चयन यानी n या और शब्द का सूचित अर्थ होता है गुणाकार, अथवा हो तो जोड़ और हो तो गुणाकार कह सकते हैं। अब गणना के गुणाकार के मूल सिद्धांत का 2 या 2 से अधिक समूहों के लिए भी अमल में लाया जा सकता है।
क्रमचय का अर्थ। क्रमचय का अर्थ समझने के लिए कुछ उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। माना कि 3 अंक 2, 5 और 8 का उपयोग करके अंकों का पुनरावर्तन रहित 2 अंकों की संख्या बनानी हो तो भिन्न भिन्न कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो अपने यहाँ पे पहले देखो कि इस समस्याओं की गणना के तो मूलभूत सिद्धांत अनुसार हल करें तो 2 अंकों वाली संख्या में इकाई और दहाई के ऐसे 2 स्थान है। उसमें पहले दहाई का स्थान लो तो 2, 5 और 8 में से कोई किसी एक अंक का गठन करे। उसी तरह से इकाई का स्थान दहाई के स्थान पर जिस अंक का गठन हो गया हो उसके सिवाय के 2 अंकों में से किसी एक अंक का गठन यहाँ करेंगे। अभी यहाँ पे दहाई के स्थान की पूर्ति हेतु 2, 5 और 8 ऐसे 3 विकल्प हैं। दहाई के स्थान की पूर्ति किसी एक अंक द्वारा करने के पश्चात इकाई के स्थान की पूर्ति हेतु मात्र 2 विकल्प रहेंगे, अर्थात 3 गुणा 2 यानी 6 संख्याएं बनाई जा सकती। यहाँ पहले इकाई के स्थान है तो अंक के चयन के पश्चात दहाई के स्थान है तो अंक का चयन करेंगे तो भी परिणाम नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे तुमको दिया है कि दिए अंक 2, 5, 8 का उपयोग करके 2 अंकों की संख्याएं सूझबूझ से बनाए तो पहले 2 और 5 लिया, फिर 2 और 8 लिया, फिर 5 और 2 लिया, 5 और 8 लिया, फिर 8 और 2 लो और 8 और 5 ऐसी कुल 6 संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ पर किसी एक अंक का पुनरावर्तन न हो अर्थात कि 22, 22, 55, 55, 88, 88, 88 ये संख्याएं नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे टिप्पणी में लिखा है कि अध्ययन क्रम में वस्तुओं के पुनरावर्तन के क्रमचय का समावेश नहीं होता है। 4 विद्यार्थी ए, बी, सी, डी में किसी एक को क्रिकेट टीम का कप्तान और दूसरे को उप कप्तान बनाना हो तो समस्या के हल कितने विकल्पों से हो सकते हैं। तो पहले तो ये समस्या का हल मूलभूत सिद्धांत बताएंगे। तो विद्यार्थी ए, बी, सी, डी में से किसी एक को कप्तान बनाया जा सकता है, उस कप्तान का स्थान है। फिर उप कप्तान का स्थान में जिस विद्यार्थी को कप्तान बनाया गया हो उसके अलावा जो 3 विद्यार्थी में से किसी एक को क्या करेंगे, उप कप्तान बनाया जा सकता है। तो अपने 4 है संख्या, 4 में से पहला 4, कप्तान का स्थान 4 और उप कप्तान का 3 यानी कुल कितने विकल्प बनाए जा सकते हैं, 12 विकल्प की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ तुमको कोष्टक में दिया हुआ है कप्तान का विकल्प दे दिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। अब पहले कप्तान में पहले ए को लो, ए कप्तान तो बी उप कप्तान, ए कप्तान तो सी उप कप्तान, ए कप्तान डी उप कप्तान, बी कप्तान तो ए उप कप्तान, बी कप्तान सी उप कप्तान, डी उप कप्तान तो डी उप कप्तान। इस तरह से सी को कप्तान बनाओ तो ए, फिर सी को वापस को बनाओ तो बी मिलेगा, सी कप्तान है तो डी उप कप्तान बनेगा। अब सी को कप्तान बनाया जाएगा तो कप्तान सी बनेगा तो उप कप्तान ए, और कप्तान को डी कप्तान बनाया जाएगा तो उप कप्तान बी, और डी फिर से कप्तान बनाया जाए तो उप कप्तान सी। इस तरह से अपने क्रमचय देंगे तो कितने 12 विकल्प से अपने उसका क्रमचय के अनुसार उसको कप्तान को और उप कप्तान को ले सकते हैं। अभी अपने n भिन्न भिन्न वस्तुएं दी हो और उसमें से r वस्तुओं को भिन्न स्थान यानी 1 ≤ r ≤ n पर गठित करना हो तो कुल विकल्पों की संख्या को क्रमचय कहते हैं। सरल शब्द में कहे तो क्रमचय अर्थात गठन के कुल प्रकारों की संख्या। उसे संकेत में अपने एन, पी, आर, एन नीचे लिख के पी लिख के आर लिख सकते हैं, पी एन आर, पी आर एन द्वारा दर्शाया जाता है। पर लेकिन अपने इस संकेत का उपयोग करेंगे एन पी आर संकेत का उपयोग खाली करेंगे एन पी आर। अभी एन भिन्न वस्तुओं को आर स्थानों पर गठन के कुल क्रमचय एन पी आर होगा। अब एन पी आर को परिभाषित करने के लिए पिछले कोष्टक को समझेंगे कि एन भिन्न वस्तुओं में से आर स्थानों पर आर वस्तुओं का गठन करना है, अर्थात एन पी आर प्राप्त करना है। यह गठन इस प्रकार हो सकते हैं
जो कोष्टक में दिया है। अब यहाँ पे आर स्थान दिया है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आर। अपने प्रत्येक स्थान हेतु संबंधी कर एन, तो एन माइनस एन 1 की मत है, तो एन 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब एन माइनस 1 करो तो एन लिखो और माइनस करो 2 में से 1, फिर तीसरा लो तो एन 2 आएगा और एन माइनस 3 माइनस 1, 4 लेंगे तो एन 3 आ जाएगा और एन माइनस 4 एन माइनस 4 माइनस 1 तो 3 आ जाएगा। इस तरह से एन माइनस आर माइनस 1। अब ये प्रथम स्थान की पूर्ति हेतु एन विकल्प उपलब्ध है। किसी एक वस्तु के प्रथम स्थान की पूर्ति करने के पश्चात शेष एन माइनस एस वस्तुओं में से किसी एक वस्तु से द्वितीय स्थान की पूर्ति की जाएगी। यानी प्रथम 2 स्थानों की पूर्ति कुल विकल्प एन गुणा एन माइनस 1 होगा। प्रथम 3 स्थानों की पूर्ति के कुल विकल्प एन गुणा एन माइनस 1 और एन माइनस 2 होगा। यानी 8 स्थानों की पूर्ति के कुल विकल्प कितने हो गए? एन गुणा एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4, इस तरह से आगे अपने चल सकते हैं। एन भिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुओं को 8 स्थानों पर गठन करने का कुल क्रमचय कहते हैं। तो यहाँ पे एन पी आर बराबर एन गुणा एन माइनस 1, फिर गुणा करके एन माइनस 2 गुणा करके एन माइनस 3 गुणा करके एन माइनस 4, इस तरह से एन माइनस आर प्लस 1। यानी प्रत्येक स्थान की पूर्ति के विकल्पों की संख्या उसके पूर्व स्थान के विकल्पों की संख्या से एक कम होगी। अब क्रमचय के अध्ययन में क्रम गुणित का अति महत्व का स्थान। क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल। सर्वप्रथम हम क्रम गुणित का अर्थ समझेंगे कि अधिकांश समस्याओं के हल में क्रमिक संख्याओं की हारमालाओं का गुणाकार समाविष्ट है। इन गुणाकारों को संक्षेप में प्रदर्शित करने हेतु क्रम गुणित का उपयोग होता है। क्रम गुणित को संकेत में फैक्टोरियल या तो एल द्वारा, पर अपने यहाँ पे उसको फैक्टोरियल द्वारा ही दर्शाएंगे। फैक्टोरियल का संकेत है, उसको बोलेंगे फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल अथवा एल करके बताया है एन, तो पढ़िए कैसे पढ़ेंगे। एन फैक्टोरियल द्वारा दर्शाया जाता है। एन फैक्टोरियल का अर्थ होता है कि 1 से n तक की समग्र प्राकृतिक संख्याओं का गुणाकार। यानी एन फैक्टोरियल बोला 1 2 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, इस तरह से n माइनस 1 गुणा n। अथवा दूसरा है कि एन फैक्टोरियल बराबर n गुणा n माइनस 1 गुणा n माइनस 2, इस तरह से 3 2 1 अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब आपने एक उदाहरण दिया है कि 7 फैक्टोरियल। अपने 7 फैक्टोरियल ढूंढना हो तो क्या करो? सिंपल 7 गुणा 7 माइनस 1 7 माइनस 2 7 माइनस, ऐसे करने की जरूरत है। अपने सीधा ही नीचे की दूसरी लाइन पे जाएंगे। एंड 7 फैक्टोरियल ढूंढना है तो क्या करो? उल्टा जाओ। 7 6 5 4 3 2 1 इसे जाने का। जो सीधा 7 फैक्टोरियल ढूंढना हो तो 7 से कम संख्या जाने की 1 तक, फिर ये सबका गुणा करने का। 7 6 5 4 3 2 1, तो कितना आएगा? 5040। अब मानो कि 10 फैक्टोरियल लिया तो क्या करो? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और फिर सबका गुणा करोगे तो 26,28,800 आएगा। अभी दूसरा भी इस तरह वाला 5 फैक्टोरियल हो तो 5 4 3 2 1, 3 फैक्टोरियल तो 3 2 1, 1 फैक्टोरियल तो 1, 6 फैक्टोरियल तो 6 5 4 3 2 1। इस तरह से अपने संख्या हल कर सकते हैं। अब एन फैक्टोरियल बराबर एन माइनस 1 एन माइनस 2, तो गुणा 2 3 2 1। अब दूसरा करना तो एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3। इस तरह से अपने एन की कीमत डाल के फैक्टोरियल ढूंढेंगे। फिर एन माइनस 1 एन माइनस 2 गुणा डैश करके 3 फैक्टोरियल एन माइनस 1 एन माइनस 2 અને n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब एक महत्वपूर्ण परिणाम मिलते हैं कि एन पी आर बराबर एन माइनस 1 एन माइनस 2 डैश करके एन आर माइनस आर प्लस 1। इन परिणामों को निम्न अनुसार अपने प्रदर्शित करेंगे।
अपने यहाँ पे एन पी आर बराबर एन कोष्टक में n-1 n-2 डैश करके n-r+1 गुणा n-r-1 ऐसे 3 2 और 1 करेंगे, नीचे n-r-1 गुणा करके जगह छोड़ के 3 2 1 मूल जो तुम्हारे को समीकरण के अंदर खाली ये नीचे वाला सूत्र याद रखना है, एन फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल। आगे की ये सब संख्याओं को देखने का नहीं है, खाली तुमको बोला हो कि एन पी आर ज्ञात करो, तो क्या करने का, एन फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल। ये सूत्र को अधिक महत्व देना है। क्रमचय के अंदर n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल, इस सूत्र से अपने सवाल करेंगे, जहाँ पे n ग्रेटर देन 0 r ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, n ग्रेटर इक्वल टू r, n धन पूर्णांक संख्या है और r अनऋण पूर्णांक संख्या है। अब यहाँ पे कोष्टक के अंदर तुमको परिणाम बताया गया कि np0 बराबर 1, तो अपने क्या करेंगे, n फैक्टोरियल बटे में n-0 फैक्टोरियल, तो n ही रहेगा, तो n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल, तो क्या आएगा 1। जो np0 हो तो उसकी कीमत कितनी मिलेगी 1, 5c0 हो तो भी इसकी कीमत कितनी मिलेगी 1, 10p0 हो तो भी उसकी कीमत कितनी मिलेगी 1, 6p0 हो तो भी उसकी कीमत 1 मिलेगी। अब इस तरह से दूसरा एक गणना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब दूसरा है कि npn बराबर n फैक्टोरियल, तो सूत्र क्या है अपने पास में, npr बराबर n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बटे में n फैक्टोरियल, तो n में से n गया तो 0 हो जाएगा, तो n फैक्टोरियल बटे में 0 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल मिलेगा। यानी 5p5 हो तो कितना मिलेगा 5 फैक्टोरियल, 10p10 हो तो 10 फैक्टोरियल, 4p4 हो तो 4 फैक्टोरियल। फिर इसकी गणना करें कि 4 फैक्टोरियल मानोगे 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 ऐसे जाने का 10 हो तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से करने का। अब तुमको बोला है कि np1 बराबर n, ए पहला ऊपर है 1 लिखा है उसको r, n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बटे में n-1 फैक्टोरियल, तो अपने क्या करो n-1 फैक्टोरियल बटे में n-1 फैक्टोरियल, n-1 हो गया तो संख्या कितनी मिली n, तो n की कीमत जो होती है वो 5, तो 5p1 हो तो 5, 10p1 हो तो 10, 6p1 हो तो 6, 4p1 हो तो 4, इस तरह से रहेगा। फिर n-1 बराबर n फैक्टोरियल, तो npr बराबर n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल, तो यहाँ पे सूत्र के अंदर क्या करेंगे, n फैक्टोरियल बटे में n-1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल बटे में n चला जाएगा तो 1 बचेगा, n फैक्टोरियल बचेगा, यानी 5p4 तो कितनी कीमत मिलेगी 5 फैक्टोरियल, 10p9 तो कितनी मिलेगी 10। इस तरह से अपने फिर उदाहरण नंबर 1 अगले वीडियो में चलेंगे। अभी आज जो थियरी बताइए खाली उसके अंदर ये फॉर्मूला क्रमचय हो तो उसके अंदर सूत्र क्या आएगा, npr आएगा, और npr बराबर n फैक्टोरियल बटे में n-r फैक्टोरियल। इतना जितना चला है उतना लिख कर समझने का है।